हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है द वेरिएशनल प्रिंसिपल एंड द वेरिएशनल मेथड। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार जो हमारा आज का टॉपिक है द वेरिएशनल प्रिंसिपल एंड द वेरिएशनल मेथड, ये क्वांटम मैकेनिक्स में किस लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। अभी तक आपने क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत सारी प्रॉब्लम स्टडी की हैं, जैसे कि पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल बॉक्स, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम, और आपने हाइड्रोजन एटम को भी क्वांटम मैकेनिक्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। वहां पर हम क्या करते हैं, इन सभी फिजिकल सिस्टम्स की ग्राउंड स्टेट एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स में भी हमने ग्राउंड स्टेट एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड किया था, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में भी हमने ग्राउंड स्टेट एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड किया था, और हाइड्रोजन एटम के केस में बहुत ही ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद हमने ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम का एक्सप्रेशन फाइंड किया हुआ है। इन सभी फिजिकल सिस्टम में जो हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं, वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके फाइंड करते हैं। बट स्टूडेंट्स, ये जो सारे फिजिकल सिस्टम्स हम अभी तक हमने जो स्टडी किए हैं, जैसे कि पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, चाहे वो हाइड्रोजन एटम का केस हो, ये सभी जो हैं वो सिंपल फिजिकल सिस्टम थे जिसमें एक ही पार्टिकल जो है वो मौजूद था। जैसे कि पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स में, वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर एक पार्टिकल था, हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर में एक ही पार्टिकल जो है वो स्प्रिंग के साथ अटैच किया जाता है, जहां पर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है इन वन डायमेंशन। बट अगर हमारे पास फिजिकल सिस्टम्स कॉम्प्लिकेटेड हुए, जिसमें दो या दो से ज्यादा पार्टिकल्स मौजूद हुए, जैसे कि हीलियम एटम, तो उन सिस्टम्स के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है, और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके उनके लिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड करना भी बहुत ही मुश्किल काम बन जाता है। तो वेरिएशनल प्रिंसिपल और वेरिएशनल मेथड की हेल्प से हम कॉम्प्लिकेटेड फिजिकल सिस्टम्स की ग्राउंड स्टेट एनर्जी की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं, बिना उनकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किए। तो जो हमारा वेरिएशनल प्रिंसिपल है और जो हमारा वेरिएशनल मेथड है, ये बेसिकली क्या करता है, ये हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ फिजिकल सिस्टम की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके देता है। अब जो हमारा वेरिएशनल प्रिंसिपल है, उसकी स्टेटमेंट क्या है, वो हमें क्या कहता है अबाउट ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ एनी फिजिकल सिस्टम। वो हमें ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई कॉम्प्लिकेटेड फिजिकल सिस्टम है, जिसके लिए आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, और उसके लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो उस फिजिकल सिस्टम के लिए जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी, वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन इन एनी आर्बिट्रेरी नॉर्मलाइज्ड आयन स्टेट। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है किसकी, वेरिएशनल प्रिंसिपल की। ये हमें क्या कह रही है कि जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी फिजिकल सिस्टम की, वो हैमिल्टोनियन की इस आयन स्टेट साई, जो कि एक आर्बिट्रेरी नॉर्मलाइज्ड आयन स्टेट है, उसमें हम क्या करेंगे, उस हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करेंगे इस आयन स्टेट साई में, जो कि एक नॉर्मलाइज्ड आयन स्टेट है फिजिकल सिस्टम की। तो ये जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी, वो हमेशा हैमिल्टोनियन की इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू से या तो हमेशा कम होगी या फिर उसके इक्वल होगी। ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है हैमिल्टोनियन की इन एनी आर्बिट्रेरी नॉर्मलाइज्ड आयन स्टेट साई, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, EGS इज लेस देन इक्वल टू दिस। तो ये जो नोटेशन आपको दी गई है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है
एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन इन arbitrary normalized ion state psi। चाहे तो आप हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को ऐसे नोटेशन दें या फिर आप हैमिल्टोनियन के एक्सपेक्टेशन वैल्यू को इस तरह से नोटेशन दें। ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये वेरिएशनल प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है और इसी स्टेटमेंट को हमने प्रूव भी करना है। तो यहाँ पर एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारा फिजिकल सिस्टम होगा जिसकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें फाइंड करनी है, उसका हैमिल्टोनियन हमें नोन होगा। तो हम क्या करेंगे, उस हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करेंगे इस नॉर्मलाइज्ड आयन स्टेट साई में। तो वो जो हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू मिलेगी हैमिल्टोनियन की वो हमेशा ज्यादा होगी या बराबर होगी किसके, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ फिजिकल सिस्टम के। तो इस तरह से भी आप वेरिएशनल प्रिंसिपल की स्टेटमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास वेरिएशनल प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है, इसी स्टेटमेंट को हम प्रूव करेंगे और जब हम इस रिजल्ट को प्रूव कर लेंगे तो इसी रिजल्ट से हम वेरिएशनल मेथड की बात करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे द वेरिएशनल प्रिंसिपल की। According to the variational principle, if we know the Hamiltonian H of a physical system, then the ground state energy EGS of this physical system is always less than or equal to the expectation value of the Hamiltonian in any arbitrary normalized ion state psi of the physical system। तो वेरिएशनल प्रिंसिपल हमें क्या करके देता है, वेरिएशनल प्रिंसिपल हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी किसी भी फिजिकल सिस्टम की उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो हमें कैलकुलेट करके देता है। हमारे पास कोई भी फिजिकल सिस्टम हो सकता है, चाहे वो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर हो, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स हो, चाहे हमारे पास हाइड्रोजन एटम हो। तो अगर उनकी आपको ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है बिना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किए, या फिर आपको किसी ऐसे फिजिकल सिस्टम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है जिसकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप वेरिएशनल प्रिंसिपल की हेल्प से ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है वो फाइंड कर सकते हैं शॉर्टकट मेथड से। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है किसी भी फिजिकल सिस्टम की वो हमेशा कम होगी या फिर इक्वल होगी किसके, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन के। और वो जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेंगे हम हैमिल्टोनियन की वो फिजिकल सिस्टम की किसी भी आर्बिट्रेरी नॉर्मलाइज आयन स्टेट साई में लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहें द वेरिएशनल प्रिंसिपल को, तो आप इस तरह से डिफाइन करेंगे कि जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी ईजीएस किसी भी फिजिकल सिस्टम की वो लेस देन और इक्वल टू होगी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन के। और ये जो हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेंगे एच की वो इस आर्बिट्रेरी नॉर्मलाइज्ड आयन स्टेट साई में लेंगे। ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन किसका एक्सप्रेशन है, ये हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच का एक्सप्रेशन है। और इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू को हमने किसमें मेजर किया है, इस आर्बिट्रेरी नॉर्मलाइज्ड आयन स्टेट साई में मेजर किया है। तो डिराक नोटेशन में किसी भी हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। चाहे तो आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन इन आर्बिट्रेरी नॉर्मलाइज्ड आयन स्टेट साई को इस तरह से रिप्रेजेंट करें, या आप इसे शॉर्टकट मेथड से इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच को रिप्रेजेंट कर रहा है इन एनी नॉर्मलाइज्ड आयन स्टेट साई को। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म है किसकी, वेरिएशनल प्रिंसिपल की, जो कि हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ फिजिकल सिस्टम के बारे में बताती है। हमें ये बताती है कि जो वेरिएशनल प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि जो हमारी ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी किसी भी फिजिकल सिस्टम की जिसका हैमिल्टोनियन एच हमें पता होगा, तो वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी हमेशा लेस देन इक्वल टू होगी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन के इन एनी आर्बिट्रेरी नॉर्मलाइज्ड आयन स्टेट साई। साई जो है वो नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए तभी ये रिजल्ट जो है वो सेटिस्फाई हो पाएगा। नॉर्मलाइज होने का मतलब ये है कि जो इनर प्रोडक्ट होगा साई का साई के साथ वो हमेशा 1 होगा। इस चीज का हम आगे यूज करेंगे।
इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए। तो स्टूडेंट्स इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो इसे हम कैसे प्रूव करेंगे? लेट psi1 psi2 अप टू psi n बी द आयन स्टेट्स ऑफ फिजिकल सिस्टम हुज हैमिल्टोनियन H इज नोन। तो हमने मान लिया हमने एक फिजिकल सिस्टम कंसिडर किया जिसका हमारे हैमिल्टोनियन जो है वो पता है, H उसका हमें पता है, और इस फिजिकल सिस्टम की जो आयन स्टेट्स हैं वो है psi1 से psi2 से लेके psi n तक, मींस इसमें n नंबर ऑफ आयन स्टेट्स हैं। तो इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए इन आयन स्टेट्स को कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होगा। एक्चुअली वो 3 कंडीशंस हैं, उन्हीं 3 कंडीशंस को फुलफिल करते हुए हम इस रिजल्ट तक पहुंचेंगे। दिस आयन स्टेट सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन। तो पहली जो कंडीशन है वो ये है कि ऑल आयन स्टेट आर ऑर्थोनॉर्मल। ये सभी आयन स्टेट जो होंगी psi1 से लेके psi n तक ये ऑर्थोनॉर्मल होंगी। ऑर्थोनॉर्मल मींस ये ऑर्थोगोनल भी होंगी, साथ के साथ नॉर्मलाइज्ड भी होंगी। ऑर्थोगोनल का मतलब ये है कि अगर हम एक स्टेट का किसी दूसरी स्टेट के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो 0 होगा, बट अगर हम किसी एक आयन स्टेट का खुद की आयन स्टेट के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो 1 होगा। तो इस ऑर्थोनॉर्मेलिटी कंडीशन को हम कैसे लिख सकते हैं कि अगर हम psi1 का psi1 के साथ इनर प्रोडक्ट लें, या फिर psi2 का psi2 के साथ इनर प्रोडक्ट लें, या फिर psi n का psi n के साथ इनर प्रोडक्ट लें, मींस अगर हम किसी एक स्टेट का खुद के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो ये इनर प्रोडक्ट जो है वो 1 आता है। बट अगर हम psi1 का psi2 के साथ इनर प्रोडक्ट लें, या फिर psi1 का psi3 के साथ इनर प्रोडक्ट लें, या फिर psi1 का psi n के साथ इनर प्रोडक्ट लें तो वो 0 होगा। इसी तरह से अगर हम psi2 का psi1 के साथ, psi2 का psi3 के साथ, या फिर psi2 का psi n के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी 0 होगा। इसी तरह से अगर हम psi n का psi1 के साथ, psi n का psi2 के साथ, या फिर psi n का psi n-1 स्टेट के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो 0 होगा। तो शॉर्टकट फॉर्म में आपको ये पता होना चाहिए कि ये अगर हम किसी एक स्टेट का दूसरी स्टेट के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो 0 होता है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। बट अगर हम किसी एक स्टेट का खुद के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो 1 मिलता है हमें, और इस कंडीशन को बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। ये जो स्टेट्स हैं ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के साथ साथ ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगी। तो इन स्टेट्स को हम बोलते हैं ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स, ऐसी स्टेट्स जो नॉर्मलाइज्ड भी हों साथ के साथ ऑर्थोगोनल भी हों। तो स्टूडेंट्स आप चाहें तो फर्स्ट पॉइंट के रिजल्ट में ये लिख सकते हैं, या फिर शॉर्टकट मेथड से आप ये भी लिख सकते हैं कि जो इनर प्रोडक्ट होगा psi m का psi n के साथ वो डेल्टा mn के बराबर होगा। डेल्टा mn एक क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन है जिसकी वैल्यू 1 होगी। अगर m और n बराबर हुआ, मींस अगर m और n बराबर होगा तो ये स्टेट और ये स्टेट सेम हो जाएगी। तो उस केस में इन दोनों का इनर प्रोडक्ट जो है वो 1 होगा, जिसे हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन बोलते हैं। बट अगर m और n नॉट इक्वल हुए तो इसकी डेल्टा mn की वैल्यू जो है वो 0 होगी, मींस एक स्टेट का किसी दूसरी स्टेट के साथ जो इनर प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा, जिसे हम ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन बोलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट को शॉर्टकट फॉर्म में आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर एग्जाम में आप ये सारा लिख सकते हैं कि ये चीजें जो हैं वो यहाँ पर ये आयन स्टेट जो हैं वो सेटिस्फाई करेंगी। तो स्टूडेंट्स इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इसका हम यूज करेंगे आगे जब हम इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे। दूसरी कंडीशन जो ये आयन स्टेट सेटिस्फाई करेंगी वो ये होगी कि ऑल आयन स्टेट सेटिस्फाई आयन इक्वेशन। हर एक आयन स्टेट जो है वो आयन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। आयन इक्वेशन क्या होती है क्वांटम मैकेनिक्स में? SI इज इक्वल टू E psi। तो psi1 स्टेट के लिए आयन इक्वेशन क्या होगी? H psi1 इज इक्वल टू E1 psi1। psi2 स्टेट के लिए आयन इक्वेशन क्या होगी? H psi2 इज इक्वल टू E2 psi2। इसी तरह से जो हमारे पास psi3 स्टेट के लिए आयन इक्वेशन होगी वो होगी H psi3 इक्वल टू E3 psi3। इसी तरह से psi n स्टेट के लिए जो आयन इक्वेशन होगी वो होगी H psi n इज इक्वल टू En psi n। तो इन सभी पॉइंट्स को हम शॉर्टकट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं H psi i इज इक्वल टू Ei psi i, जहां पर i की वैल्यू जो है वो 1 से लेके n तक वेरी करेंगी। तो स्टूडेंट्स अगर हमें इस रिजल्ट को डिराक नोटेशन में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? इन डिराक नोटेशन H हमारा ऐसे ही रहेगा, जो हमारी आयन स्टेट है psi i इसे हम कैट ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि किसी भी आयन स्टेट को हम कैट ब्रैकेट में लिखते हैं डिराक नोटेशन में। Ei एक नंबर है वो ऐसे ही रहेगा, और इस आयन स्टेट को हम कैट ब्रैकेट में लिख देंगे इस तरह से। तो सेकंड पॉइंट का जो रिजल्ट है ऑल आयन स्टेट सेटिस्फाई आयन इक्वेशन, उसे हम शॉर्टकट मेथड में इस तरह से लिख सकते हैं, जहां पर i की वैल्यू जो है वो 1 से लेके n तक वेरी करेंगी। चाहे तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं जो सेकंड पॉइंट में आपको लिखवाए गए हैं। तो इन सबको मिलाकर हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि इसका भी हम
आगे यूज करेंगे जब हमें इस रिजल्ट को प्रूव करना होगा। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर दो कंडीशंस देख ली हैं जो ये आयन स्टेट जो है वो सेटिस्फाई करेगी। एक कंडीशन और है वो भी लिखनी जरूरी है, उस कंडीशन को लिख के हम इस वेरिएशनल प्रिंसिपल का प्रूफ स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं तीसरी कंडीशन के बारे में जो कि आयन स्टेट psi1 psi2 से लेके psi n को सेटिस्फाई करनी होगी। क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी फिजिकल सिस्टम के हर एक आयन स्टेट के कोरोस्पोंडिंग एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर होता है जिसको हम डिराक नोटेशन में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑपरेटर फॉर स्टेट psi1 स्टेट के लिए जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर होगा उसे हम P1 से डिनोट करेंगे। इस psi1 स्टेट के कोरोस्पोंडिंग जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर होगा P1 उसे हम डिराक नोटेशन में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले आप कैट ब्रैकेट में psi1 लिखेंगे, फिर आप साथ में ब्रा ब्रैकेट में psi1 लिखेंगे। तो ये हमारे पास प्रोजेक्शन ऑपरेटर की नोटेशन होती है डिराक नोटेशन के टर्म्स में। इसी तरह से अगर हम प्रोजेक्शन ऑपरेटर लिखना चाहें psi2 स्टेट के लिए जिसे हम P2 से डिनोट करेंगे वो होगा psi2 कैट psi2 ब्रा। इसी तरह से अगर हम psi1 स्टेट के कोरोस्पोंडिंग प्रोजेक्शन ऑपरेटर लिखना चाहें Pn उसे हम ऐसे लिखेंगे कैट psi1 ब्रा psi n। तो स्टूडेंट्स इन सभी प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स P1 P2 से लेके Pn इन सबका सम जो है वो 1 होता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ ऑल प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स इज यूनिटी, मींस P1 प्लस P2 से लेके Pn का अगर आप सम करते हैं तो वो 1 मिलता है। P1 की वैल्यू पुट कर दो कैट psi1 ब्रा psi1 प्लस कैट psi2 ब्रा psi2 प्लस अप टू कैट psi n ब्रा psi n इज इक्वल टू 1। अगर आप इसको समेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n कैट psi i ब्रा psi i इज इक्वल टू 1। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी, इसका भी हम अभी यूज करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम कोई आर्बिट्रेरी आयन स्टेट ले लें psi डिराक नोटेशन में तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, नाउ एनी आर्बिट्रेरी आयन स्टेट psi इन एनी डिराक नोटेशन कैन बी रिटन एज। तो इस psi आर्बिट्रेरी स्टेट को डिराक नोटेशन में हम कैसे लिखते हैं, डिराक नोटेशन में किसी भी आयन स्टेट को हम कैट ब्रैकेट से लिखते हैं तो ये डिराक नोटेशन होगी। तो कैट psi को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू कैट psi, अगर हम इसे 1 से मल्टीप्लाई कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। बट स्टूडेंट्स ये 1 किसके बराबर है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 4 ये 1 जो है वो इस समेशन वाली टर्म के बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस 1 को रिप्लेस कर सकते हैं इस समेशन वाली टर्म से। तो आप लिखेंगे यूजिंग 4 in 5 वी गेट कैट psi इज इक्वल टू, इस 1 की जगह पर हम लिख रहे हैं समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n कैट psi i ब्रा psi i और साथ में हमारे पास है ये वाली स्टेट जो कि है कैट psi। तो ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी। हमने इस 1 की जगह पर ये लिख दिया है, यहां से लेके यहां तक लिख दिया और साथ में हमारे पास कैट psi जो है वो एज इट इज है यहाँ पर। अब देखिए स्टूडेंट्स इस टर्म को ध्यान से देखिए, इस टर्म को ध्यान से देखिए, इस टर्म को, ये क्या है, ये है हमारे पास ब्रा psi i कैट psi। तो ये किसकी नोटेशन है, ब्रा psi i कैट psi, ये किसकी नोटेशन है, ये है इनर प्रोडक्ट ऑफ psi i विद psi। जब भी हम किसी भी दो आयन स्टेट का इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमेशा एक कांस्टेंट देता है, वो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू देता है। तो इन दोनों आयन स्टेट्स psi i और psi का जो इनर प्रोडक्ट होगा वो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू देगा और उस कांस्टेंट वैल्यू को हम मान लेंगे Ci, जहां पर i की वैल्यू जो है वो 1 से लेके n तक वेरी करेंगी। तो इस इनर प्रोडक्ट के रिजल्ट को हम Ci मान लेते हैं, एक कांस्टेंट मान लेते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पर लेट ये जो इनर प्रोडक्ट है ब्रा psi i कैट psi इज इक्वल टू Ci, इसे हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं। ये 7 किन्हीं भी दो आयन स्टेट्स का जो इनर प्रोडक्ट होता है वो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू देता है और इन दोनों के इनर प्रोडक्ट को हमने Ci मान लिया है तो इसको हम Ci से रिप्लेस कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे यूजिंग 7 in 6 वी गेट कैट psi इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n। ये कैट psi i ऐसी रहेगा और इन दोनों के इनर प्रोडक्ट की जगह पर हम लिख देंगे Ci को पहले लिख देते हैं तो ये बन जाएगा कैट psi इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n Ci कैट psi i। तो हम क्या करते हैं इस समेशन को एक्सपेंड करते हैं, i की वैल्यू जो है वो 1 से लेके n तक पुट करते हैं। तो जब हम 1 पुट करेंगे यहाँ पर तो हमें मिलेगा कैट psi इज इक्वल टू C1 कैट psi1 प्लस C2, 2 पुट करेंगे i की जगह पर तो हमें मिलेगा C2
कैट साई टू प्लस अप टू आई की जगह पर एन पुट करेंगे तो हमें मिलेगा सी एन कैट साई एन, ये हमारी 8th इक्वेशन होगी। अगर हम 8th इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें तो हमें क्या मिलेगा? देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास कैट ब्रैकेट होती है उसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है वो ब्रा होता है। तो जहां जहां कैट ब्रैकेट है उसको आपने ब्रा से रिप्लेस कर देना है, और जहां जहां कांस्टेंट है उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को हम स्टार से डिनोट करेंगे। तो इस कैट साई की का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा वो होगा हमारे पास ब्रा साई इज इक्वल टू C1 का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा वो C1 स्टार होगा। इस कैट साई वन का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा वो ब्रा साई वन होगा। इसी तरह से C2 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट C2 स्टार होगा। इस कैट साई टू का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा वो ब्रा साई टू होगा। अप टू सॉन Cn का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा वो Cn स्टार होगा, और इस Cn का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा वो ब्रा साई एन होगा। ये हमारी 9th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स, हमें जो रिजल्ट प्रूव करना है EGS लेस देन इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ H इन आर्बिट्रेरी आयन स्टेट साई। तो साई को हमें यहाँ पर जो कंडीशन ये है कि साई जो है वो नॉर्मलाइज होना चाहिए, तभी ये रिजल्ट वैलिड होगा। तो जो हमने यहाँ पर आर्बिट्रेरी आयन स्टेट साई ली है वो नॉर्मलाइज आयन स्टेट है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इफ साई इज अ नॉर्मलाइज आयन स्टेट देन वी कैन राइट इनर प्रोडक्ट ऑफ साई विद साई इज इक्वल टू 1। अगर साई नॉर्मलाइज्ड है तो अगर हम साई का खुद के साथ इनर प्रोडक्ट करें तो वो 1 होगा। अब देखिए ये है ब्रा साई और ये है हमारे पास कैट साई। तो यहाँ पर हमारे पास ब्रा साई की वैल्यू भी है 9th इक्वेशन में और कैट साई की वैल्यू भी है 8th इक्वेशन से। तो 8 और 9th इक्वेशन से ब्रा साई और कैट साई की वैल्यूज उठाकर ये पूरी यहाँ पर पुट कर देते हैं 10th इक्वेशन में। तो आप लिखेंगे यूजिंग 8 एंड 9 इन 10 वी गेट। तो इस ब्रा साई की जगह पर हम लिखेंगे ये पूरी टर्म स्क्वायर ब्रैकेट में C1 स्टार ब्रा साई 1 प्लस C2 स्टार ब्रा साई 2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस Cn स्टार ब्रा साई n। और इस कैट साई की जगह पर हम इस कैट साई की वैल्यू पुट करेंगे 8th इक्वेशन से उठाकर। ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो हम स्क्वायर ब्रैकेट में उतार देंगे। C1 कैट साई 1 प्लस C2 कैट साई 2 प्लस अप टू Cn कैट साई n इज इक्वल टू हमारे पास 1 है। तो अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा C1 स्टार C1 ब्रा साई 1, साथ में हमारे पास है कैट साई 1। तो जब आप इस टर्म को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा C1 स्टार मल्टीप्लाई C2, साथ में मिलेगा ब्रा साई 1, साथ में मिलेगा कैट साई 2। तो यहां पर हमें मिलेगा, एक बार ध्यान से देख लीजिए, C1 स्टार मिलेगा, C2 मिलेगा और ब्रा साई 1 मिलेगा और कैट साई 2 मिलेगा। ये दोनों आयन स्टेट डिफरेंट हो गई हैं। यहाँ पर साई 1 है, ये साई 2 है। और जो हमारी पहली कंडीशन थी, जो 3 कंडीशन हमने लिखी थी, उनमें जो पहली कंडीशन थी वो ये थी कि जो हमारी स्टेट्स हैं वो ऑर्थोनॉर्मल स्टेट्स हैं। मींस एक आयन स्टेट का दूसरी आयन स्टेट के साथ इनर प्रोडक्ट जो है वो 0 है। ब्रा साई एम कैट साई एन डेल्टा एम एन ये हमारे पास 1 होगा जब m और n बराबर होंगे, बट 0 होगा कब? जब m और n नॉट इक्वल टू होंगे। तो यहाँ पर ये 1 है, ये सेकंड स्टेट है, तो इनका जो इनर प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। तो मींस जब हम इस टर्म को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनर प्रोडक्ट 0 आएगा, इस टर्म को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इनर प्रोडक्ट 0 आएगा। मींस आपको सिर्फ सेम सेम स्टेट्स वाली टर्म्स को ही मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब आपको इस साई 2 वाली स्टेट को साई 2 वाली स्टेट से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको मिलेगा C2 स्टार C2 ब्रा साई 2 कैट साई 2 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा Cn स्टार Cn कैट साई n और ब्रा साई n कैट साई n इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पर स्टेट जो है वो सेम है। तो जब स्टेट सेम होती हैं तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग तो हमारे पास इनका इनर प्रोडक्ट जो है वो 1 होता है अगर हमें m और n बराबर हो। तो यहाँ पर इसकी जगह पर 1 आ जाएगा। तो C1 स्टार मल्टीप्लाई C1 को, तो C स्टार मल्टीप्लाई C को हम लिखते हैं मॉड C स्क्वायर। तो C1 स्टार C1 को हम लिख सकते हैं मॉड C1 का स्क्वायर, इसकी जगह पर 1 आ गया, प्लस C2 स्टार मल्टीप्लाई C2 की जगह पर मॉड C2 स्क्वायर लिख दिया और ये हमारे पास 1 हो गया, ये इनर प्रोडक्ट प्लस अप टू सो ऑन Cn स्टार Cn का जो इनर प्रोडक्ट होगा खाली वो होगा मॉड Cn स्क्वायर के बराबर, और इन दोनों का इनर प्रोडक्ट 1 हो गया, इक्वल टू में 1 आ गया। तो 1 हटा देते हैं सब में से, तो ये बन जाएगा मॉड C1 स्क्वायर प्लस मॉड C2 स्क्वायर प्लस टू मॉड Cn स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको समेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n मॉड Ci का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है
जो हमें चाहिए होगा जब हम इस रिजल्ट को प्रूव कर रहे होंगे, इस वेरिएशनल प्रिंसिपल के रिजल्ट को प्रूव कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स हम 11th इक्वेशन तक पहुंच चुके हैं। 11th इक्वेशन के आगे की डेरिवेशन हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स वेरिएशनल प्रिंसिपल में हमें क्या प्रूव करना है? हमें ये प्रूव करना है कि जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी वो लेस देन इक्वल टू होगी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन के इन एनी आर्बिट्रेरी आयन स्टेट साई, जो कि नॉर्मलाइज्ड भी होगी। मींस हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है। इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो मींस हमें ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा पहले। तो हम इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब तो आप लिखेंगे नाउ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन H इन एनी आर्बिट्रेरी नॉर्मलाइज्ड आयन स्टेट साई कैन बी कैलकुलेटेड एज। तो जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी हैमिल्टोनियन की किसी नॉर्मलाइज्ड आर्बिट्रेरी आयन स्टेट साई में, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रा साई H कैट साई, ये हमारी 12th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स अब हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ब्रा साई की वैल्यू पुट करनी होगी जो हमारे पास 9th इक्वेशन में फाइंड की हुई है, और यहाँ पर कैट साई की वैल्यू पुट करनी होगी जो हमने 8th इक्वेशन में फाइंड की हुई है। तो आप लिखेंगे यूजिंग 8 एंड 9 इन 12 वी गेट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन H इज इक्वल टू, यहाँ पर ब्रा साई की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है C1 स्टार ब्रा साई 1 प्लस C2 स्टार ब्रा साई 2 प्लस अप टू CN स्टार ब्रा साई n, और बीच में हमारे पास H है, और यहाँ पर कैट साई की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है C1 कैट साई 1 प्लस C2 कैट साई 2 अप टू CN कैट साई n। तो अब हमें क्या करना है, इस H को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये पहली टर्म जो है वो एज इट इज रहेगी, पहले वाली स्क्वायर ब्रैकेट आपने एज इट इज उतार देनी है नेक्स्ट स्टेप में, और इस H को इन सबसे मल्टीप्लाई कर देना है C1 H कैट साई 1 प्लस C2 H कैट साई 2 प्लस अप टू CN H कैट साई n। तो स्टूडेंट्स अभी हमने थर्ड इक्वेशन में जो कंडीशन लिखी थी वो ये थी कि H कैट साई i जो है वो EI कैट साई i के बराबर होता है। हर एक आयन स्टेट जो है वो आयन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, जहां पर I की वैल्यू जो है वो 1 2 3 अप टू n थी। तो H कैट साई 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, इस थर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो होगी E1 कैट साई 1 के बराबर। इसी तरह से H कैट साई 2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, वो होगी E2 कैट साई 2 के बराबर, और इसी तरह से H कैट साई n की वैल्यू किसके बराबर होगी, E2 कैट साई n के बराबर होगी। तो इस H कैट साई 1 को हम रिप्लेस कर देंगे E1 कैट साई 1 से, प्लस C2 इस H कैट साई 2 को हम रिप्लेस कर देंगे E2 कैट साई 2 से, और इस H कैट साई n को हम रिप्लेस कर देंगे EN, यहाँ पर n आएगा EN कैट साई n से। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आपका ये काम होगा, और ये वाली जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो एज इट इज रहेगी। अब देखिए C1 E1 C2 E2 CN EN जो है वो नंबर्स हैं, ये नंबर है, ये नंबर है, और ये नंबर है, ये तो कांस्टेंट है। तो हम सिंपली कर क्या सकते हैं, हर एक टर्म को इन सबसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई किसको करेंगे हम, जो कि सेम सेम स्टेट्स वाली होंगी, क्योंकि एक स्टेट का दूसरी स्टेट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 होने वाला है, और सेम स्टेट का सेम स्टेट के साथ इनर प्रोडक्ट जो है वो 1 होने वाला है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 2, जहां पर हमने देखा था कि अगर हम साई m का इनर प्रोडक्ट ले रहे थे साई n के बराबर, जो कि डेल्टा mn के बराबर था, ये 1 था जब m और n बराबर थे, और ये 0 था जब m और n नॉट इक्वल टू थे। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो C1 स्टार को C1 से मल्टीप्लाई किया, C1 स्टार C1 साथ में E1 आ गया, और ब्रा साई 1 को साथ में हमारे पास है यहाँ पर कैट साई 1। इसी तरह से अब हम सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ भी साई 2 है, यहाँ भी साई 2 है। C2 स्टार C2 E2 आ गया, ब्रा साई 2 कैट साई 2 आ गया, प्लस अब हम इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, CN स्टार CN साथ में हमारे पास EN है, साथ में ब्रा साई n, साथ में कैट साई n आ जाएगा। बाकी सारी टर्म्स का जो प्रोडक्ट होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि वो डिफरेंट आयन स्टेट्स का इनर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो C1 स्टार इंटू C1 को हम लिख सकते हैं मॉड C1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई E1, इनका इनर प्रोडक्ट 1 हो गया, प्लस C2 स्टार C2 को हम लिख देंगे मॉड C2 का स्क्वायर E2, इन दोनों का इनर प्रोडक्ट 1 हो गया। CN स्टार इंटू CN को हम लिख सकते हैं मॉड CN का स्क्वायर, साथ में EN आ गया, इन दोनों का इनर प्रोडक्ट 1 हो गया। इसको समेशन की फॉर्म में लिख देंगे, समेशन I इज इक्वल टू 1 टू n मॉड CI स्क्वायर EI। 1 मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, 1 लिखने की आपको जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई वाले को। तो ये हमारे पास आ गई 13th इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स अगर हम मान लें कि जो हमने हमारा गिवन फिजिकल सिस्टम है उसकी जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो EGS है, तो EGS किसके
बराबर होगा। हमारे पास जो फिजिकल सिस्टम है उसकी आईएन वैल्यूज जो हैं वो E1 E2 से लेके En है। तो जो हमारा EGS होगा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी, वो किसी ना किसी इन आयन वैल्यूज में से एक वैल्यू जो है वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगी। इन्हीं एनर्जी आयन वैल्यूज में से एक एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगी। मींस जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी वो E1 के बराबर भी हो सकती है, E2 के बराबर भी हो सकती है, वो En के बराबर भी हो सकती है, बट वो इन सबसे लेस होगी, क्योंकि ग्राउंड स्टेट एनर्जी का मतलब होता है मिनिमम एनर्जी ऑफ फिजिकल सिस्टम। तो आप यहाँ पर लाइन लिखेंगे, इफ EGS इज ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ गिवन फिजिकल सिस्टम देन, ये जो हमारे पास EGS होगा वो E1 से लेस होगा या उसके बराबर भी हो सकता है, या ये EGS E2 के बराबर भी हो सकता है, उससे लेस भी हो सकता है, या ये जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो E3 से लेस या उसके बराबर भी हो सकता है। इसी तरह से जो EGS है ये लेस देन इक्वल टू En भी हो सकता है। EGS जो है वो E1 E2 E3 En में से एक कोई ना कोई एनर्जी आयन वैल्यू होगी जो कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगी, और ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है वो मान लीजिए E1 के बराबर आ गई, तो उस केस में EGS जो है वो E2 से कम रहेगा, E3 से कम रहेगा, En से कम रहेगा। इसी तरह से अगर हमारे पास EGS En के बराबर हुआ तो उस केस में EGS E1 E2 E3 En-1 सबसे कम रहने वाला है, क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी है गिवन फिजिकल सिस्टम की। तो इन लाइंस को हम शॉर्टकट मेथड में हम ऐसे लिख सकते हैं, EGS इज लेस देन इक्वल टू EI, जहां पर I की वैल्यू जो है वो 1 2 से लेके N तक है। मींस EGS की वैल्यू E1 E2 E3 से लेके En तक उनसे कम होगी या उसके बराबर भी हो सकती है, क्योंकि EGS जो है वो इन्हीं में से एक एनर्जी आयन वैल्यू होगी। और स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, इस रिजल्ट को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे समेशन i इज इक्वल टू 1 CI स्क्वायर से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय समेशन i इज इक्वल टू 1 to n CI स्क्वायर वी गेट। तो दोनों तरफ आपको मल्टीप्लाई में ये लगा देना है। तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, इस EGS के आगे आपने मल्टीप्लाई में लगाना है समेशन i इज इक्वल टू 1 to n मॉड CI स्क्वायर, साथ में EGS आ गया, लेस देन इक्वल टू, इस EI के आगे भी आपने समेशन i इज इक्वल टू 1 to n मॉड CI स्क्वायर लगा देना है, मल्टीप्लाई में EI है। ये हमारी 14th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स 11th इक्वेशन में हमने समेशन i इज इक्वल टू 1 to n मॉड CI स्क्वायर की वैल्यू 1 फाइंड की थी। तो इस समेशन i इज इक्वल टू 1 to n मॉड CI स्क्वायर की जगह तो आप 1 पुट कर देंगे, यहाँ पर आप 1 पुट कर देंगे, और ये टर्म राइट हैंड साइड में जो लिखी है इक्वेशन नंबर 14th के, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n मॉड CI स्क्वायर EI ये किसके बराबर है, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ h के बराबर है। तो इसकी जगह पर हम ये पुट करेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ h, और इसकी जगह पर हम 1 पुट करेंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग 11 एंड 13 इन 14 वी गेट, इस समेशन वाली टर्म की जगह पर समेशन i इज इक्वल टू 1 to n मॉड CI स्क्वायर की जगह पर हमने 1 पुट कर दिया, EGS लेस देन इक्वल टू इसकी जगह पर हमने पुट कर दिया ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ h। तो ये ही हमारे पास होता है वेरिएशनल प्रिंसिपल। EGS को 1 से मल्टीप्लाई किया तो EGS लेस देन इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन इन एनी आर्बिट्रेरी नॉर्मलाइज्ड आयन स्टेट साई। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, EGS लेस देन इक्वल टू दिस। तो ये ऐसे याद रख लो, चाहे ऐसे याद रख लो, ऐसे याद रखोगे तो आपको पता होगा कि जो हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू की वैल्यू लेनी है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेनी है हैमिल्टोनियन की, वो इस साई स्टेट में लेनी है, और साई जो है वो हमारा नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए, तभी हमारा ये रिजल्ट जो है वो प्रूव हो पाएगा। तो यहाँ से हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी के बारे में नॉलेज मिलती है बाय वेरिएशनल प्रिंसिपल, जो हमें ये कहता है कि किसी भी फिजिकल सिस्टम की जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी वो हमेशा और हमेशा लेस देन और इक्वल टू होगी हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू के, जो आप इस साई स्टेट में फाइंड करेंगे, जो कि एक आर्बिट्रेरी नॉर्मलाइज्ड आयन स्टेट है फिजिकल सिस्टम की। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेक्शन में हम वेरिएशनल मेथड के बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि आखिरकार वेरिएशनल प्रिंसिपल और वेरिएशनल मेथड में क्या डिफरेंस है, वो हम स्टडी करेंगे लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने देखा कि जो हमारा द वेरिएशनल प्रिंसिपल होता है क्वांटम मैकेनिक्स में, वो हमें क्या बताता है कि किसी भी फिजिकल सिस्टम की जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन इन एनी आर्बिट्रेरी नॉर्मलाइज्ड आयन स्टेट साई, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
तो ये हमें बताता है वेरिएशनल प्रिंसिपल। बट अगर आपको ग्राउंड स्टेट एनर्जी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपको क्या करना होगा, आपको इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू की मिनिमम वैल्यू जो है वो फाइंड करनी होगी बाय यूजिंग द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा। जब आप मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन का यूज करके इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू की मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो ये मिनिमम वैल्यू जो होगी इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू की वो हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगी और इसे ही हम बोलते हैं द वेरिएशनल मेथड। तो वेरिएशनल मेथड हमें क्या हेल्प करता है करने में, ये हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू को फाइंड करने में हमारी हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ दिस वेरिएशनल प्रिंसिपल। तो वेरिएशनल मेथड हमें क्या कहता है, वेरिएशनल मेथड हमें ये कहता है कि जो हमारी ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी किसी फिजिकल सिस्टम की जिसका हैमिल्टोनियन नोन होगा और जिसके लिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी वो हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो होगी किसी आर्बिट्रेरी नॉर्मलाइज आयन स्टेट साई में उसकी मिनिमम वैल्यू के बराबर होगी। तो ये लाइंस जो है वो आप द वेरिएशनल मेथड में लिखेंगे, तो आप हेडिंग ना लीजिए द वेरिएशनल मेथड। इफ वी वांट टू कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी ईजीएस वी यूज वेरिएशनल मेथड। तो अगर आपको किसी फिजिकल सिस्टम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी को कैलकुलेट करना है तो आप वेरिएशनल मेथड का यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू वेरिएशनल मेथड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी ईजीएस ऑफ अ फिजिकल सिस्टम इज इक्वल टू द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन एच in any arbitrary normalized ion state psi that is EGS is approximately equal to expectation value of H minimum। तो वेरिएशनल मेथड हमें ये कहता है कि किसी फिजिकल सिस्टम की जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, उसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, अगर हम हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करें किसी आर्बिट्रेरी नॉर्मलाइज्ड आयन स्टेट साई में और उसका मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लें बाय यूजिंग द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा, तो वो जो मिनिमम वैल्यू होगी इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन की वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी के अप्रोक्सीमेट होगी। तो स्टूडेंट्स इसको आप ऐसे लिखेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में वेरिएशनल प्रिंसिपल को, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये डिफरेंस है हमारे पास वेरिएशनल प्रिंसिपल एंड वेरिएशनल मेथड में। वेरिएशनल प्रिंसिपल तो हमें ये कह रहा था कि जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगी किसके, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन के इन एनी आर्बिट्रेरी नॉर्मलाइज्ड आयन स्टेट साई। और ये हमें क्या बताता है वेरिएशनल मेथड, ये हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है ग्राउंड स्टेट एनर्जी की और हमें ये कहता है कि जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी किसी फिजिकल सिस्टम के लिए वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन इन एनी नॉर्मलाइज्ड आयन स्टेट साई की मिनिमम वैल्यू के बराबर होगी। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू क्वांटम मैकेनिक्स के साथ, और साथ के साथ आपको ये भी बता दें कि जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स रहेंगे उसमें हम क्या करेंगे, इस वेरिएशनल प्रिंसिपल वेरिएशनल मेथड की हेल्प से डिफरेंट फिजिकल सिस्टम्स के लिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सबसे पहले लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे इस वेरिएशनल प्रिंसिपल या वेरिएशनल मेथड का यूज करके। वहां पर हम कोई भी श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, जैसा कि हमने पहले लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम को डिस्कस किया हुआ है जहां पर हमने श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है वो फाइंड की थी। बट नेक्स्ट लेक्चर में हम इस वेरिएशनल मेथड वेरिएशनल प्रिंसिपल की हेल्प से लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के साथ साथ कुछ और फिजिकल सिस्टम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में। मिलेंगे उन लेक्चर्स के साथ, टिल देन टेक केयर।